Good morning, students. Now, this is your second part for financial statement of not for profit organization. NPO का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर कैश अकाउंट बनाते थे क्लास 11th में, वैसे हम रिसीट और पेमेंट को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब कैश रिसीव होता है तो उसको हम कैश के डेबिट में लिखते हैं, और जब कैश पेमेंट होता है तो उसको कैश के पेमेंट में लिखते हैं। एक नंबर के हिसाब से आपका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये बताइए रिसीट एंड पेमेंट किस तरह का अकाउंट है, तो आप उसको शो कर सकते हो कि ये रियल है। रियल में आपका जो फॉर्मूला लगता है या जो गोल्डन रूल लगते हैं वो लगते हैं कैश डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट। तो उसमें कैश, बैंक, इन सब के जो भी आइटम्स होते हैं अगर आ रहे हैं तो वो डेबिट में होते हैं, और जा रहे हैं तो वो क्रेडिट में किए जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। एक था रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा था बैलेंस शीट। हम थ्योरी को इसलिए लेते हुए चल रहे हैं क्योंकि थ्योरी के बेस पे प्रैक्टिकल सॉल्व होगा। हम चाहे तो प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल के पहले आपको थ्योरी मजबूत करनी है, क्योंकि 20 नंबर की थ्योरी में एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा थ्योरी में किसको किस साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में जो हमको मेन चीज़ याद रखनी है, इनकम एक्सपेंडिचर एक तरह से समझ लो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट ये शो करता है कि जो उसकी गोल्डन रूल है, डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यानी कि जब हमारा कोई लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, जब हमारा पैसा जा रहा होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। मगर क्रेडिट साइड में क्या होता है, वाइसी वर्सा। क्रेडिट साइड में ये होता है कि जब कोई पेमेंट आ रहा है, यानी कि गेन और इनकम, यानी कि कुछ मान लो हमारी कंपनी को कोई इनकम हो रही है या किस तरह का गेन हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम से इसको प्रॉफिट और लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर एकदम सिमिलर ट्रीट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर के क्या क्या मेन पॉइंट है। पहला तो इनका नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसके जो रूल्स होंगे वो इस तरह से लगेंगे। कोई पैसा जा रहा है तो वो डेबिट आएगा, कोई पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये इसके रूल है। फिर यहाँ पर हम रिकॉर्ड कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जिनके नेचर रेवेन्यू के होते हैं, यानी कि रेवेन्यू इनकम के होते हैं, लॉस के होते हैं और गेन के होते हैं, उनको हम यहाँ पर नोट करते हैं। फिर देन यहाँ पर कोई भी कैश का ट्रीटमेंट नहीं होता। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बैंक कैश। जैसे हम रिसीव पेमेंट भी क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लेते थे और बैलेंसिंग भी करके हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अब एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, जिस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे, सेम एडजस्टमेंट यहाँ पर इस चैप्टर में इस पॉइंट में करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लेते क्या क्या हैं, जो भी करंट ईयर के अमाउंट होते हैं उनको यहाँ पर हम शो करते हैं। यानी कि इस साल का, जैसे 2020 चल रहा है तो 2019 तक का जो होगा वो करंट बैलेंस कहलाएगा। यानी कि 31 मार्च 2019 तक में जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सारे जो होंगे 2019 से लेकर 2020 तक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे मार्च तक के, वो कहलाएंगे करंट ईयर के। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होगा, 19 to 20 और 31 मार्च, यानी 31 मार्च जो आपका 2020 होगा वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, तो वो होगा करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, हम एक्सक्लूड करते हैं इसमें। ओके, देन का पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस ये होता है कि हम सरप्लस और डेफिसिट जो रेवेन्यू के पर्पस से आता है उसको हम देख सकें। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 1 नंबर के हिसाब से आता है कि आपको रिसीट और पेमेंट को या इनकम एक्सपेंडिचर में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस पूछ लेगा कि गिव एनी वन डिफरेंस, तो 1 नंबर में आपको डिफरेंस कोई भी एक लिखना होगा जो आपको ईजिली याद हो जाए। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं,
जैसे से बोलेंगे नेचर ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग आप बताइए कि रिसीट और पेमेंट पे क्या डिफरेंस है। तो आपको इनका जो मेन टॉपिक है वो आपको अगर आप थ्योरी वाइज कन्फर्म होंगे तब आपको आराम से करने को आ जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने इन दोनों की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा दी है। कैश का ट्रीटमेंट लेता है, कैश का नहीं लेता, ये पीएल अकाउंट को कंसिडर करता है, इनके डेबिट और क्रेडिट आइटम इनके अपोजिट है। तो ऐसे करके हमने बेसिक चीज़ें पढ़ चुकी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, क्योंकि आपने क्लास 11th में बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा हुआ है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि आपकी जो बैलेंस शीट है करंट असेट करंट लायबिलिटी की, वो यहाँ पर रेयरली दिखेगी। इसमें क्या दिखेगा, कैपिटल फंड दिखेगा आपको, या रेवेन्यू के अमाउंट दिखेंगे, सब्सक्रिप्शन दिखेगा, तो ऐसे कुछ आइटम्स आपको दिखेंगे, जैसे मेंबरशिप फ़ीस दिखेगी। तो आपको कुछ करना नहीं, जैसे हम लास्ट ईयर क्या करते थे, जो भी बैलेंस शीट हमको दी रहती थी उसके बेस पे ही हम न्यू बैलेंस शीट बनाते थे, और जो डिफरेंसेस यानी कि जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम बेसिक लेते थे। हम इसकी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप आगे इसमें बढ़ना है। ओके, अब आते हैं सब इम्पॉर्टेंट आइटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी कभार पूछता है कि आपको 3-4 आइटम्स दे देगा, उसमें बोलेगा 3 को एक्सप्लेन करिए, तो वो 3 मार्क्स के होंगे। लास्ट ईयर यानी कि 2018 में ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको 3 में से 4 या 5 ऑप्शन थे, इसमें 3 करने थे, या फिर किसी एक को एक्सप्लेन करना है तो 1 नंबर में आता था। तो ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर के हिसाब में एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अलावा थ्योरी बेस्ड के ही पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि ये नंबर मेनली 8 या 10 या 12 नंबर का बनता है। तो उसमें 6 नंबर का तो एक क्वेश्चन बन जाता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है, और अदर जो रुपए बचते हैं यानी कि अदर जो मार्क्स बचते हैं उससे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट कि कौन सी चीज़ कहाँ ट्रीट होती है और क्या नेचर है उसका। पहले आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो नॉन प्रॉफिट एंटिटी में आता है, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे आप स्कूल में गए, किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो अगर आप इस एडमिशन फ़ीस देते हो वहाँ पर, तो वो हो जाती है एक तरह से मेंबरशिप फ़ीस, ठीक। यानी कि आप स्कूल में रह के 1 साल तक पूरा पढ़ोगे, और जो आप मंथली फीसेस जमा करते हो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपने टीवी में रिचार्ज किया तो वो क्या आपने सब्सक्राइब कर दिए, ये चैनल आप देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। वो भी कुछ समय के लिए होता है, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, उससे ज़्यादा का नहीं होता। उसे फिर अगर आपको सब्सक्रिप्शन कराना है तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस क्या होती है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी में आती है, जो कि डेबिट साइड ऑफ रिसीट और पेमेंट लिखी जाती है। नोटिस करिएगा मैंने क्या बोला है, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, ओके, और क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। अब आते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको ये बेसिक पॉइंट याद करना है कि ये डेबिट साइड रिसीट एंड पेमेंट लिखा जाता है और क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिखा जाता है। फिर आते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, यानी कि आपने एडमिशन करा लिया है तो आपको उस पूरे साल स्कूल में पढ़ना है। या फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस यानी कि आपने 12th तक का सब्सक्रिप्शन कर दिया है, यानी 12th तक का आप उसके मेंबर बन गए। ये सब मेनली क्लब्स में होता है। ऐसे क्लब्स में क्या होता है, क्लब वाले आपको बोलते हैं कि अगर आप इतने रुपये जमा करेंगे तो आप इतने 1 साल के लिए हमारे मेंबर बन जाएंगे। और हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप इतना रुपये जमा करिए, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप लाइफ लॉन्ग जब तक कि आप हैं तब तक कि आप इसकी मेंबरशिप फ़ीस में आ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप एक बार में सारा पैसा जमा करते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में सबमिट करते हो, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको सुविधा दी जाए। तो इसका जो मेन जो मेंबरशिप फीस होती है वो कैपिटल रिसीट में आती है, यानी कि इनका नेचर होता है वो कैपिटल रिसीट में होता है। उसके अलावा ये कैपिटल फंड में शो की जाती है, और
यहाँ पर कैपिटल फंड में ही शो की जाती है, यहाँ पर और कहीं पर भी ट्रीटमेंट इनका नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से असेट के तौर पे काउंट होती हैं, इसीलिए एक ही बार ट्रीट होती है। फिर आते हैं एंडाउनमेंट फ़ंड। एंडाउनमेंट फ़ंड आपको क्या पता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सबमिट करते हैं, जैसे कि आपको स्विमिंग पूल चाहिए तो आप स्विमिंग पूल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एंडाउनमेंट फ़ंड है जिसको हम लायबिलिटी के तौर पर शो करते हैं कि एंडाउनमेंट फ़ंड है, लायबिलिटी में हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिर आते हैं एंट्रेंस फ़ीस। जब आप कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाते हो, एंट्रेंस स्कूल का देने जाते हो, तो आपको एक छोटी सी माइनर सी नॉमिनल सा अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो होता है एडमिशन फ़ीस या फिर एंट्रेंस फ़ीस। तो वो आपका कहाँ शो करता है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, जिसको आप शो करते हो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट डोनेशन पे। डोनेशन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जनरल डोनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, आपने कहीं चैरिटी कर ली तो वो हम ट्रीट कर लेते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम टैक्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे आपने कोई स्पेसिफिक जैसे स्विमिंग पूल बनाने के लिए दे दी, कहीं पर बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी, तो वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाता है। फिर आते हैं लेगेसी। ओके, लेगेसी क्या होती है, किसी की पर्सनल एंटिटी होती है, यानी कि कोई डिस्क्रीट पर्सन है, उसके डिस्क्रीट मतलब कि किसी की डेथ हो गई हो तो उसकी याद में उसकी लेगेसी में, जैसे हम लोग कहते हैं ये भगत सिंह की लेगेसी है, BR अम्बेडकर की लेगेसी है। तो लेगेसी मतलब कि कोई पर्सन नहीं है तो उसकी विल को लेके हम कोई भी प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन करते हैं या इनकम का या फिर एक्सपेंडिचर का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मेनली डेबिट साइड ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ली जाती है और इनको मेनली कैपिटल रिसीट में ट्रीट किया जाता है। और ये लायबिलिटी साइड, आपको मेन मोटिव क्या है जानना कि कहाँ कहाँ ये ट्रीट की जाती हैं। तो ये डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ली जाती है और ये लायबिलिटी साइड शो की जाती है। फिर आता है सेल ऑफ ओल्ड असेट। कोई पुराना आपका असेट है उसको आपने बेच दिया है तो उसको आप डेबिट साइड ऑफ जब पेमेंट होता है तो सॉरी जब हम कोई असेट बेचते तो पैसा आता है, तो इसलिए ये डेबिट साइड ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ली जाती है। इनका मेनली कैपिटल रिसीट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ रेवेन्यू के आइटम लेते हैं। फिर आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कोई पुराने न्यूज़पेपर आपके पास बंडल है, यानी कबाड़ी के तौर पे रखे हुए हैं, तो उसको भी आप बेच सकते हो, तो वो भी रिसीट ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में शो करती है। और इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये नॉट प्रॉफिट एंटिटी में आता है। फिर आते हैं पेमेंट फॉर हॉनोरियम। इसका मतलब क्या ना, इसका मतलब ये होता है एक पर्सन है जिसके लिए हमने पेमेंट किया है, तो वो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ऑनरेरियम क्या था, किसी पर्सन को हम समझ लीजिए एक तरह से ऑनर कर रहे हैं कि उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो हमको डेबिट साइड में हम पैसा दे रहे हैं तो वो पेमेंट साइड में, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो वो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाता है। अब मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके, अब ध्यान से देखना मतलब कि ये है न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट जो कि 3 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। देखिए इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, हर जैसे थ्योरी आपकी चल रही है तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल हम ज़रूर लेके चलेंगे, ठीक है। इसे लास्ट उसमें बताया मैंने, और आपको होमवर्क भी दिया कि आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वो सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी भी आपको बहुत आ जाएगा। तो ये 4 नंबर में आता है। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। एंड ऑफ द करंट ईयर यानी कि साल के एंड में हुआ है, करंट ईयर के, ठीक है। तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन में, यानी कि सब्सक्रिप्शन कोई अमाउंट होगा उसमें आउटस्टैंडिंग को, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे और इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। उसके अलावा जब हम बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे तो वो शो होगा असेट साइड में, जस्ट अपोजिट। ओके, फिर अगर मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट है तो नीचे हो जाएगा, क्रेडिट साइड में ही होगा, बट यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पर एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट शो कर रहा है तो यहाँ पर एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगा। ये जब हम करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इन्हीं दोनों का जस्ट अपोजिट है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीपेड, यानी प्रीपेड करंट ईयर का होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिडक्ट। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, यहाँ पर देखिए डिडक्ट हो गया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीट इन एडवांस
करंट ईयर का क्या हो रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, वहाँ पर ऐड हो रहा था। अब ये भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और इनका शो किया जाएगा लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पर दोनों एसेट साइड में शो हो रहे थे, यहाँ ये लाइबिलिटी। अब ये भी नीचे वाला भी जो सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर है, ये देखिए यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, और यहाँ पर जब हम डिडक्ट करें तो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या है कि सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 70,000, 2015 का दिया है 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ओके, रिसीव इन एडवांस का, और देखिए 16 का दिया है। तो हम बना किस कौन से साल कर रहे हैं, 16 का बना रहे हैं। तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मगर करंट ईयर का प्रीपेड लेस हो जाएगा। और लास्ट ईयर का यानी कि जो बिगनिंग बता रहा है, बिगनिंग वाला हमेशा लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऐड हो जाएगा। तो इसको अब जब आप सॉल्व करोगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है ऐड, प्रीपेड करंट ईयर का होता है लेस, ठीक है, ये हो गया अपोजिट। उसके अलावा इन्हीं दोनों का जस्ट अपोजिट, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर का होगा लेस और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बिगनिंग ऑफ द ईयर का होगा ऐड, ओके। आप इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसको आप ट्राई करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा करने पे, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आगे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस।